निजी कंपनी के सीईओ सैयद जुबैर अनवर, जिनकी माहाना लाखों रुपए तनख्वाह, घर, गाड़ियां, मुलाजिम और तो और इंटरनेशनल टूर्स भी सब इदारा फाइनेंस करता था, मगर इन्होंने सब छोड़कर अपना एग्जॉटिक परिंदों का काम शुरू कर दिया। जो मैं सैलरी ले रहा था ऑलमोस्ट मैं उससे डबल अर्न कर रहा हूँ और अपना शौक भी पूरा कर रहा हूँ। सैयद जुबैर अनवर साहब, आप एक पाकिस्तान की बड़ी कंपनी के अंदर सीईओ थे। आपने एमबीए मार्केटिंग किया और इंटरनेशनल ट्रिप आप मारते रहे। फिर उसके बाद आपकी इतनी सैलरी थी कि आप अपने ख्वाब देख भी सकते थे और पूरे भी कर सकते थे, लेकिन आप छोड़ छाड़ के ये ब्रीडिंग सेंटर में आ गए, ये बना लिया आपने, और फिर अमेज़ॉन के जंगलों के आपने यहाँ बर्ड्स रख लिए और उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ये कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है? तकरीबन मुझे 27 ईयर्स हो गए हैं बर्ड्स को। ये बेसिकली मेरी हॉबी थी स्टार्ट में, और मैंने बर्ड्स रखे और स्टार्ट में मैंने लव बर्ड से स्टार्ट किया और ब्रीड करानी शुरू की। और मैंने कुछ अरसे बाद ही, साल बाद, मेरे पास लव बर्ड की बहुत अच्छी ब्रीड आ गई और मैंने उसको जब मार्केट में सेल आउट किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उस दिन के बाद से ही मेरा ये पैशन बन गया और मेरे दिल में ख्वाहिश जो थी वो जागर हो गई कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई कारोबार किया या कोई अपना प्रोफेशनल काम शुरू किया तो मैं बर्ड्स का ही करूँगा। और हर रात जब मैं सोता था तो मुझे यही ख्वाब आता था कि मैंने ये बर्ड्स का ही बिज़नेस करना है, और अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप अपना शौक़ भी पूरा करते हैं और बहुत अच्छे पैसे भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बर्ड एग्जॉटिक बर्ड हैं, जो बड़े बर्ड हैं, इनकी इंटरनेशनल वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये एक बर्ड जो है किसी के पास है तो उसकी वैल्यू सपोज 1 लाख है, तो अगर किसी और जगह पे चला जाएगा तो वो 50,000 हो जाएगी। उसकी एक इंटरनेशनल वैल्यू है। जैसे आपके डॉलर की कीमत है, जैसे आपके गोल्ड की कीमत है, इसी तरह इनकी कीमत है। और जैसे जैसे पाकिस्तान में आजकल करेंसी डिवैल्यू हो गई है तो बर्ड्स वैसे ही पाकिस्तान में सस्ते हो गए हैं बाकी रेस्ट ऑफ द बर्ड करेंसी की डिवैल्यूएशन की वजह से। और पाकिस्तान में इस बिज़नेस का स्कोप जो है पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे ख्याल में तो बहुत ही अट्रैक्टिव बिज़नेस है जो आपका शौक़ भी पूरा करता है और आपके होम एक्सपेंसेस और आपको अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है। मुझे बताएं, आप जो जॉब कर रहे थे किस रैंक पर थे, क्या उसके शशके प्रोटोकॉल थे, और फिर ये जब डिसाइड किया आपने, कोई पढ़ाई वगैरह भी की है किसी चीज़ में, या एकदम बस यकायक आ गए आप? मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तो मैंने एक बहुत छोटे से लेवल से की थी, एक सुपरवाइज़र लेवल से। ग्रेजुअली उस वक्त मैंने बीए बीकॉम किया हुआ था, मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, मैंने एमबीए पास किया। बड़ी अच्छी कंपनी थी, उसके ऑनर्स बहुत अच्छे थे। मैं ग्रेजुअली तरक्की करता गया और मैंने लास्ट सीईओ से इस जॉब को रिज़ाइन किया। और क्योंकि हर रात मुझे ख्वाब इसी के आते थे। प्रोटोकॉल क्या था एक सीईओ का? प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं, मुझे बड़े आप ये समझ लें कि मेरा कोई ख़र्चा मेरे पे नहीं था। मेरा ख्याल शायद घर की ग्रॉसरी ही ये खुद करता था, बाकी सारी चीज़ें मुझे कंपनी से फैसिलिटेशन थी। और बड़ी अच्छी कंपनी थी, गार्ड, ड्राइवर, गाड़ियाँ, हर चीज़ मेरे पास थी अल्हम्दुलिल्लाह। नौकर चाकर सारी हर चीज़ कंपनी की तरफ से थी। और इंटरनेशनल ट्रिप भी मार? हाँ जी, इंशाल्लाह। हाँ, मैं कतर और तुर्की गया हूँ और हर लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और बड़ी प्रोटोकॉल वाली जॉब थी। लेकिन मेरा ये ख्वाब नहीं पूरा हो रहा था जिसको मैं पूरा करने के लिए इस जॉब को रिज़ाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, ना तो मुझे किसी अर्निंग का कोई इशू आया, ना किसी चीज़ का आया, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा डेवलप कर चुका था। और ये ऐसे डेवलप नहीं हो जाता है, ये टाइम टेकिंग पीरियड है। इसमें आप एक बर्ड लेते हैं, एक तो छोटे बर्ड हैं जो 5-7 महीने में ब्रीड कर जाते हैं। मेरे पास एक्जॉटिक बर्ड हैं, मकाओ हैं, ग्रे हैं, काकाटूज हैं, वो 5 साल इजीली ब्रीडिंग के लिए ले लेते हैं। फिर उनसे मैंने पढ़ा कि मकाओ कैसे ब्रीड करता है। पाकिस्तान में मकाओ बहुत कम ब्रीड करता है 2012 से पहले। मैंने इसकी डाइट पढ़ी, मैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि इसको क्या चीज़ चाहिए डाइट में। जैसे मकाओ ग्रे है, ये हाई फैट टेकिंग बर्ड है, इनको ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा फैट की ज़रूरत होती है। फिर मैंने इनके सप्लीमेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, इन सब चीज़ों को पढ़ा और इनको क्लोजली मॉनिटर किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैं अंदाज़ा हुआ कि जो बर्ड वाइल्ड से आता है वो इजीली ब्रीड नहीं करता। जो मेरे पास स्टार्ट के वाइल्ड के बर्ड थे उन्होंने ब्रीड की, मैंने उनकी ब्रीड को रिटेन करना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि जो मेरा ये डिसीजन था जिसमें मैंने बर्ड को, बच्चों को अपने पास रिटेन करना शुरू किया, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। हर साल 10-12 पीस मैं अपने फार्म के रख लेता था
और अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि एक जोड़ा मेरा जिसमें सिर्फ 18 मंथ की फ़ीमेल थी और 22 मंथ्स का मेल था, वो मेरे पास ब्रीड कर गया। और मेरा ख्याल है कि ये शायद ही पाकिस्तान में किसी को इतनी कम एज में किया हो। उससे मेरी बड़ी हिम्मत हौसला बढ़ा और मैंने कैप्टिविटी की तरफ आ गया। अब फार्म में मकाओ जितने 80% मेरे अपने फार्म की ब्रीड है। इस तरह ग्रे पैरेट जो हैं वो भी मैंने अपने फार्म के बना लिए हैं और रिंगनेक्स भी तकरीबन मेरे अपने फार्म के हैं। काकाटूज भी मैंने अपने रिटेन कर लिए हैं और स्कारलेट मकाओ दुनिया में बड़ा नायाब मकाओ है और बहुत कम लोगों के पास होता है, कॉस्टली भी है। मैंने उसके बच्चे भी रिटेन किए और उसके बच्चे भी मेरे फार्म में ब्रीड कर गए हैं। ग्रीन विंग एक अच्छा मुझे बताएं, ये अमेज़ॉन के जंगलों से भी आप इनको परिंदे लेके आए हैं आप? अमेज़ॉन के जंगल से भी, अमेज़ॉन भी मेरे पास है। बेसिकली रेन फॉरेस्ट है। मकाओ भी क्योंकि रेन फॉरेस्ट का बर्ड है। बेसिकली ज़्यादातर तो साउथ अफ्रीका में होता है, साउथ अमेरिकन बर्ड है ये। अमेरिका, ब्राज़ील, कोस्टा रिका होता है, वो भी मेरे पास हैं। अमेज़ॉन भी मेरे पास हैं। ऐसा ऐसा मैं कलेक्शन जमा करता गया, लेकिन मैं ये सीख सका हूँ कि अगर आप सारे बर्ड रखते हैं तो आप किसी में स्पेशलाइज नहीं कर सकते। मैंने 2012 में अपना टारगेट बनाया था कि मैंने मकाओ की ब्रीडिंग को अपना टारगेट बनाना है और मैंने उसको पढ़ता गया, सीखता गया और उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अब जॉब छोड़ के तो अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, एक इतने बड़े लेवल की जॉब जिसमें आपने सिर्फ घर की थोड़ी बहुत ग्रॉसरी खरीदनी है, वो भी कभी दिल करे तो, वरना A to Z चीज़ें जो हैं आप कंपनी अफोर्ड कर रही है, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, घर, सारा कुछ कंपनी दे रही है। तो जिसमें बंदा अपनी तनख्वाह जो एक हेल्दी अमाउंट है उसे सिर्फ एयाशी करे, लेकिन वो जॉब छोड़े, कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा घर वालों से, अरे ना छड़ नौकरी, कितने मिलती है इंदी नौकरी और कारोबार ठप हो जाएगा, यानी किस तरह की बातें सुनने को मिली आपको? देखिए, जब स्टार्ट में मैंने 1996 में और 7 ऑलमोस्ट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उन्होंने मुझे कई दफ़ा समझाया कि ये तो पैसे ज़ाया कर रहे हैं, यानू छड़, ये बहुत अच्छे प्लॉट ले ला, कोई चीज़ ले ला, लेकिन मैं उस चीज़ से नहीं हटा। मेरी तनख्वाह में से जो भी मेरी बचत होती थी, जिससे कम तनख्वाह भी थी, अगर उस तनख्वाह में से मेरा 2000 भी बचा तो मैं 2000 का भी बर्ड लेके आया हूँ। जब लाखों बचे हैं तब भी मैंने बर्ड ही लिए हैं। मैं इसी जुनून पे आहिस्ता 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 चलता गया और अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये कलेक्शन जमा कर ली। 2015-16 तक मैंने शायद ही इनसे कोई प्रॉफिट कमाया हो, क्योंकि उससे मेरी इतनी बुक रीडिंग नहीं थी, मैं इनको इतना समझ नहीं सक रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला, मैंने बर्ड की परचेजिंग को थोड़ा सा रोका और मैंने इनकी ब्रीडिंग की तरफ मैंने इंपोर्टेड पैलेट्स यूज़ करने शुरू किए, विटामिन्स यूज़ करने शुरू किए, खुराक की तरफ ध्यान दिया। जैसे आप लास्ट ईयर मैंने मकाओ के लिए सिर्फ 10 मन के करीब अखरोट लगाए हैं, जो मैंने मकाओ को ब्रीड के लिए दिए हैं। 10 मन अखरोट सिर्फ इनको आप खिला दिए? हाँ जी। यकीन करें, अगर ये आप किसी देसी बंदे को बता देना मैंने 10 मन अखरोट इनको खिलाए हैं, मैंने कहना भैड़िया, अगर इन्हें मैनू खिलाए होंगे या खुद खाए होंगे मैं तुम्हारे ताबियादार होता या तुम्हारी सेहत बन गई होती। आपने इनको 10 मन अखरोट खिला दिया है। देखें, ये एक ना प्रॉपर बिजनेस है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में लोगों को समझ आ रही है। अब आप देखें, बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आ गए हैं। इवन अब बहुत सारी जो वर्किंग वूमेंस हैं वो काफ़ी सारी इस बिज़नेस में आ गई हैं और ये बड़ा आपके लिए आसान है। अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं, सारा दिन लगा के आते हैं और नॉर्मल लेवल की नौकरी है तो आप 35-40 हज़ार 50 हज़ार कमाते हैं, ज़रा सी अच्छी है तो आप लाख रुपये कमाते हैं। जबकि इतने पैसे आप अपने घर की एक छत पे या घर के एक कमरे में थोड़े से बर्ड भी लगा लें और आप उनको उनकी समझ हो। ऐसा बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे, बुक्स बहुत आसान है, उन नेट मिल जाती हैं, तो आप इजीली उस तनख्वाह को दिन में 2 घंटे 3 घंटे लगा के मैनेज कर सकते हैं। ये जितने आपके पास ये बर्ड्स हैं अभी, ये उड़ रहे हैं सारे इधर, ये टोटल कितने हैं? इनका तो शोर ही इतना ज़्यादा है। देखिए, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो उसकी एक्सपर्टीज़ और आपका शौक़ का जो लेवल है वो आपको हर चीज़, अब आप मेरे से किसी भी केज में पूछें तो मुझे पता है इस केज में कौन सा बर्ड है। इवन ना सिर्फ पता है, उसके पेपर्स मेरे पास हैं कि हर बर्ड के लेग में एक क्लोज बैंडेड रिंग है जिसमें उसका नंबर लिखा हुआ है और उसका पेपर मेरे पास मौजूद है। और मुझे उसके बाद उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री, हर चीज़ का पता है कि पिछले साल इसने क्या परफॉर्म किया था, इससे मेरे कितने बच्चे आए हैं, अगर इसने एग दिए हैं तो उसमें कितने फर्टाइल थे, कितने अनफर्टाइल थे, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं, बच्चे तो ट्रिप मारने इधर आना चाहेंगे कि भाई हमें यहाँ का ट्रिप दिखाएं, स्कूल वाले को रब्ता करते हैं आपसे कि यहाँ ट्रिप हम कराना चाहते हैं बच्चों को? डेली मुझे 5 to 10 कॉल्स आती हैं। लोग
बहुत चाहते हैं कि वो विज़िट कर सकें, लेकिन जो ब्रीडिंग सीज़न सितंबर से स्टार्ट होता है, सितंबर से लेकर ऑलमोस्ट मिड ऑफ जून तक बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बर्ड ब्रीडिंग मोड में होते हैं। अभी भी कुछ बर्ड हैं जो इस वक्त ब्रीडिंग पे हैं, तो उस वक्त अगर अननोन बंदे और स्पेशली जिनकी शर्ट्स के कलर ब्राइट हों, वो जब विज़िट करते हैं तो बर्ड डिस्टर्ब होते हैं। और डिस्टर्ब इस तरह हो सकते हैं कि वो डर के बाहर निकले तो उनके एग्स टूट सकते हैं, वो बच्चों को बाइट कर सकते हैं, या वो डर के दोबारा ब्रीडिंग बॉक्स में ना जाएं। तो उसको अवॉइड किया जाता है कि सितंबर से लेकर जून तक ना, लेकिन जून से लेकर सितंबर तक डेली 102 बंदे यहाँ पर विज़िट करते हैं और बहुत खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोज़ाना जब यहाँ फार्म पे आता हूँ, मैंने 1 बाय 1 एक केज के सामने जाना है, मैं एक विसल देता हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो बर्ड है जिस केज के आगे आया हूँ उसने मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है। उसका रिस्पॉन्स मुझे बताता है कि बर्ड हेल्दी है नहीं है। अगर कोई बर्ड मैं विसल देता हूँ मेरे पास आता है और किसी दिन नहीं आता, तो मेरे दिमाग में चीज़ स्ट्राइक होती है कि इसे कुछ इशू है। फिर रोज़ाना जो सॉफ्ट फूड है, जो इनकी फूड है, वो मैं घर से बना के लाता हूँ और आप यकीन करें मानेंगे नहीं, मैं खा के इनको फूड देता हूँ। जो पल्सेस हैं वो सर्दियों में स्प्राउट होती हैं, तो उसमें बड़े चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, तो मैं उन्हें खा के फिर उसके बाद इनको डालता हूँ ताकि उनको कोई ऐसी चीज़ ना डले। खिलाते क्या हैं इनको जो आप खुद भी खा सकते हैं? देखिए, जो ब्रीडिंग का जो सीज़न होता है उसमें 4 टाइम फीडिंग होती है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे, बल्कि 6 बजे नहीं, ब्रीडिंग में तो हमको 5 बजे ही सर्दियों में इनको वेजिटेबल्स डाल देते हैं। 3 से 4 तरह की वेजिटेबल्स होती हैं और वो सीजनल होती हैं, यानी कि जो जिसका सीज़न नहीं है वो वेजिटेबल्स नहीं डाली जाती हैं। ये फूड आप रीयूज तो नहीं करते दोबारा? नहीं, रीयूज। पहले आज से साल पहले मैंने एक साइकिल बनाई थी बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे सॉफ्ट फूड डाली है तो हम 2 घंटे बाद वापस उठा लेते हैं ताकि ख़राब ना हो, इनको ख़राब ना जाए। तो मैंने मुर्गियाँ रखी थी कोई 200, तो वो मैं वो फूड उठा के मुर्गियों को डाल देता था, वहाँ से अंडे आते थे, अंडे रिवर्स इनको वापस दे देता था। लेकिन इस साल नहीं मैंने रखी, और वैसे रीयूज़ नहीं हो सकती ये फूड। जो बर्ड हमने ब्रीड की तरफ, जैसे मेरा ये ब्रीडिंग फार्म है, मैंने ब्रीड की तरफ ले जाने होते हैं, मैं बर्ड्स को, क्योंकि मेरे हैंड रेयर हुए, मेरे हाथ के पले हुए मैक्सिमम बर्ड हैं, तो मैं उनको पालने के बाद केजेस में डाल देता हूँ। मैं बहुत कम होता है कि उनको हाथ में पकड़ता हूँ, ताकि ये अपना लाइफ पार्टनर अपने साथ का चूज़ करें बजाय इसके कि मेरे साथ अटैच हो जाए, तो उसमें ब्रीडिंग में फिर बहुत आसानी होती है। ये तो फिर आपसे डरते होंगे? अब जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे, अगर वो फूड डालते हैं, वो उनके पीछे हटने की देर है या उनके हाथ से भी खाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से अंडे लिफ्ट करके घर ले जाता हूँ, इनके बच्चों को भी छेड़ता हूँ, तो मेरे से बहुत डरते हैं। ये बर्ड आप पे आ गया था, मेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है ये पकड़ लेता है। कितनी इन्वेस्टमेंट करें, कितनी आमदन बन सकती है कितने सालों में? लबड़ इतना अच्छा बर्ड है, अगर आपके पास 1 लाख भी है, आप सपोज करें उसमें से आप रेड आई के 2 पेयर आपके आते हैं। इस वक्त अल्बिनो, क्रीमिनो, डिकीनो, पेल फेलो, डन फेलो बड़ा इन है। पेल फेलो, डन फेलो महंगा है। क्रीमिनो, डिकीनो के अगर आप क्रॉस में 2 पेयर भी लगा लेते हैं 1 लाख रुपए में, तो वो ईजीली आपको 2 से 3 लाख रुपए ईजीली निकाल सकते हैं मंथली? नहीं, पूरे यानी कि सीज़न के अंदर आपने सिर्फ 2 पेयर लगाए हैं, वो इजीली आपको समझ लें कि 2 पेयर 15-18 बच्चे, अगर आप को इतनी ब्रीडिंग नहीं भी आती तो वो निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छी आती है 20-25 बच्चे निकाल सकते हैं, यानी कि वो आपको अगर वो 20 बच्चे भी निकालते हैं तो 30,000 रुपये का इजीली उसका बच्चा बिक जाता है। वो 6 लाख रुपये आपको निकाल के दे सकते हैं, यानी कि साल का आपका 50,000 बन जाता है। मुझे बताएं टोटल कितने बर्ड्स हैं आपके? सबसे सस्ता कितने के में है, सबसे महंगा कितने में है? सस्ता तो आप 700 रुपये का भी समझ सकते हैं। बजरीगर भी लगा हुआ है यहाँ पे, 1-2 जोड़े पेन रखे हुए हैं। और महंगा स्कारलेट मकाऊ है, वो फिर महंगा हो जाता है, वो मिलियंस में चला जाता है। कितने मिलियन? वो तकरीबन 2.5 मिलियन के करीब का पेयर है, ब्रीडिंग पेयर। अगर उसका बच्चा भी लें तो 1 मिलियन का, यानी 25-30 लाख के आपके पास एक पेयर है सिर्फ? हाँ, 1 पेयर। 2 पेयर मेरे पास लगे हुए हैं वो, और वो इनकी प्राइस यही है। गवर्नमेंट को क्या ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी ये इंडस्ट्री ग्रो करे, हर छत के ऊपर एक शेड हो और हर घर अपना खुद कफील हो? जिस तरह सोलर पैनल है, हर बंदा अपने घर का खुद बिजली बना रहा है, इसी तरह शेड हो, अपने घर में आपका बिजनेस है, आप छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये ग्रो करे? बहुत अच्छा ये एक बिज़नेस है जिससे बड़ी अच्छी आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। उसके लिए WWF से कोई फैसिलिटी ली जाए, क्योंकि बर्ड साइट्रस रजिस्टर्ड जो बर्ड होते हैं वो ही बाहर एक्सपोर्ट हो सकते हैं। और फिर एक्सपोर्ट जैसे अभी पाकिस्तान से वैसे ही बैन है बर्ड फ्लू की वजह से कि पोल्ट्री में कोई डिजीज़ है, इम्पोर्ट भी नहीं सकता आ रही। आपके पास लैब्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वर्ल्ड में जो भी कोई बंदा आपसे बर्ड लेगा
वो हर तरह की सर्टिफिकेशन चाहता है, उसके ब्लड के सैंपल चाहता है, उसकी कुछ डिजीज़ हैं जैसे PVFB है, वो उसके टेस्ट चाहता है। ये सारी फैसिलिटीज़ हों और जो हम पे एक स्टैंप लगी हुई है कि हम हर चीज़ फेक बना लेते हैं, ये ना हो। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर हम इस बात पे यकीन दिलाएं तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत सस्ते हैं अभी भी। इस वक्त कनाडा में रात को मेरे दोस्त से बात हो रही थी, ग्रीन विंग का एक बच्चा जो है वो 9,000 डॉलर का है, कनाडियन डॉलर का, यानी कि 18 लाख रुपए पाकिस्तान में बनता है, जबकि यहाँ पे 4.5-5 लाख का है। तो हम बड़ी इजीली बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बर्ड्स ब्रीडर के साथ बैठना पड़ेगा और उनकी प्रॉब्लम्स को हल करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। जब आप CEO थे तब कितनी सैलरी ले रहे थे? फिर जब आपने जॉब छोड़ दी, अपना बिजनेस ग्रो कर लिया, इधर से जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर परसेंटेज बनानी हो कि यहाँ से ज़्यादा ये, कितने परसेंट ज़्यादा कम, थोड़ा सा ये तो बताएं ताकि लोग देखेंगे भी वाकई कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी जाना आना। दूसरी बात है कि जो मैं सैलरी ले रहा था ऑलमोस्ट मैं उससे डबल अर्न कर रहा हूँ और अपना शौक़ भी पूरा कर रहा हूँ।